प्रधानमंत्री ने जब यूएन में संबोधन किया तो किस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट थी, सभी ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन प्रशंसा की वो आवाज शायद कांग्रेस को रास नहीं आ रही थी। तभी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उन्होंने छींटाकशी करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि यूएन में तो चेयर्स खाली थी, लोग ही नहीं पहुंचे थे। तो क्या ये मान के चले कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि यूएन की उस महासभा में कौन जा सकता है, कौन वहां पर आ सकता है? क्या ये बातें भूल चुकी है मोदी विरोध में कांग्रेस? इस पर देखिए रिपोर्ट। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में देश का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां भी राजनीतिक छींटाकशी से बाज नहीं आई। शायद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस कुनबे ने कान ही बंद कर लिए होंगे, जो न प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों की गूंज सुनाई दी और न ही संबोधन के दौरान बजी तालियों की गड़गड़ाहट। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन से पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस ने बजाय राष्ट्रनीति के नजरिए से देखने के अमेरिका दौरे को राजनीति के नजरिए से देखा और कहा कि यूएन में भाषण के दौरान सीटें खाली थी और ताली भी किसी ने नहीं बजाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में संबोधित किया तो बहुत सी सीटें खाली थी और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी ने ताली तक नहीं बजाई। लगता है स्वघोषित सबसे लोकप्रिय नेता की लोकप्रियता खत्म हो गई है। ये ट्वीट कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में मौजूद लोगों की संख्या पर तंज कसा गया। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल गई कि ये कोई चुनावी रैली नहीं थी, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं थी जहां चुनावी कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचते। देश में लंबे वक्त तक सरकार में रहने वाली कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र महासभा की परंपराओं और प्रक्रियाओं को भूल गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण सुनने लोगों की भीड़ नहीं जाती, वहां से बोले गए भाषण का प्रसारण दुनिया में होता है। वहां सिर्फ अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और राजनयिक मौजूद होते हैं। यूएन चुनावी रैली और भीड़ जुटाने का नहीं, दुनिया के सामने अपने देश की वैश्विक नीति और विचार रखने का मंच है। लेकिन कांग्रेस की छींटाकशी बताती है कि वो राजनीतिक विरोध में कितनी भी हल्की टिप्पणी पर जा सकती है। तभी तो जो तालियों की गूंज दुनिया ने सुनी, वो कांग्रेस के कानों तक नहीं पहुंची। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। बहरहाल ये कांग्रेस की राजनीतिक नियत और नजरिए का मसला है कि उन्हें देश का बढ़ता मान सम्मान नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रीयता के प्रश्न पर राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है, जबकि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ और जब स्वदेश वापस लौटे तो यहाँ भी जबरदस्त स्वागत हुआ। लेकिन कांग्रेस है कि राजनीति से बाज नहीं आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश चुनावों में कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन आज जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, उसके बाद अब विपक्ष के चेहरे पर जरूर पसीने आने लगे होंगे, क्योंकि इसमें उन समीकरणों को ध्यान रखा गया है जो सीधे सीधे जातिगत समीकरणों को साधने की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद अब विपक्ष ने निशाना भी साधना शुरू कर दिया गया है। लेकिन 2022 की तैयारी कैसे अब कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, इस रिपोर्ट में समझिए। 2022 से पहले योगी की सियासी चाल। यूपी चुनाव के लिए योगी के योद्धा तैयार। जितिन समेत कैबिनेट में 7 चेहरे शामिल। मैं जितिन प्रसाद, मैं छत्रपाल, मैं पलटू राम, मैं डॉक्टर संगीता बलवंत, मैं संजीव कुमार, मैं दिनेश खटीक, मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तमाम अटकलबाजियां औंधे मुंह
मुंह गिर गई। तमाम कयास धरे के धरे रह गए। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे 7 चेहरों को शामिल किया है। योगी का कैबिनेट विस्तार। योगी की कैबिनेट विस्तार में जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बने हैं। जितिन ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और वो 2 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रहे हैं। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार को भी यूपी कैबिनेट में जगह मिली है। छत्रपाल कुर्मी बिरादरी से आते हैं और बरेली के बहेड़ी से विधायक हैं। पलटू राम राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जो कि जाटव समुदाय से आते हैं और बलरामपुर सदर सीट से विधायक हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद को योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वो मल्ला समुदाय से आती हैं और गाजीपुर सदर से विधायक हैं। संजीव कुमार गोंड भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वो अनुसूचित जनजाति से हैं और सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं। दिनेश खटीक भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। वहीं धर्मवीर सिंह प्रजापति को भी योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो कि प्रजापति समाज से आते हैं और यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। योगी कैबिनेट का विस्तार साफ तौर पर 2022 की चुनावी रणनीति है, जो उन्होंने विपक्ष को चित करने के लिए चली है। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डिफेंस सेक्टर में भारत किस तरीके से मजबूत हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, उसकी बानगी हमें देखने को मिली जब स्पेन के साथ एक बड़ी डील की गई है। ये बताया जा रहा है एयरक्राफ्ट को लेकर के ये बड़ी डील हुई है और एक एयरक्राफ्ट बनाने का काम भारत में एक प्राइवेट कंपनी करेगी, जिसके जरिए किस तरह से डिफेंस क्षेत्र में और ज्यादा भारत ताकतवर बनेगा, इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्राइवेट कंपनी बनाएगी सेना का विमान। मोदी सरकार ने की 22,000 करोड़ की डील। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का हिंदुस्तान अब उड़ान भरने लगा है। रक्षा मंत्रालय ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक बड़ा करार किया, जिससे भारतीय वायुसेना और ज्यादा दमदार होने वाली है। एयरफोर्स के बेड़े में नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं, जो हिंदुस्तान की सेना को और ज्यादा मजबूत करेंगे। नए एयरक्राफ्ट क्विक रिएक्शन और पैराड्रॉपिंग के लिए काफी बेहतर होंगे, जो जंग में सेना के लिए मददगार साबित होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयरबस के साथ 22,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया गया है। इसके तहत एयरबस की ओर से वायुसेना को 56 C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सप्लाई की जाएगी। एयरबस की ओर से 16 एयरक्राफ्ट एकदम तैयार करके दिए जाएंगे। इसके अलावा 40 की असेंबलिंग भारत में टाटा करेगी। वायुसेना को जो नई शक्ति मिलने वाली है, उससे सीमा तक जवानों की पहुंच और ज्यादा आसान हो जाएगी। युद्ध के हालात में हम और ज्यादा मजबूत होंगे। एयरफोर्स के बेड़े में जो C295 विमान जोड़ने वाले हैं, वो सेना के लिए खास हैं। ये विमान बहुत कम दूरी में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में रैंप लगी होती है, जिससे सेना को आसानी से उतारा जा सकता है। C295 में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से रडार इस एयरक्राफ्ट को नहीं पकड़ पाता। ये एयरक्राफ्ट एक बार में 71 सैनिक और 7,050 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। नए एयरक्राफ्ट मिलने में करीब 48 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि जब ये विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, तो भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ खाने वाले दुश्मन में दहशत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो श्रीनगर में जो वायुसेना ने एयर शो किया उसकी शानदार तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। देखिए आप भी। आज पाकिस्तान को नींद नहीं आएगी। आसमान में जंगी जहाजों की गर्जना, कश्मीर में वायुसेना का पराक्रम। ये तस्वीरें दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान के वीर अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। आसमान में वायुसेना के जहाज दहाड़ मार रहे हैं जो दुश्मन के दिल में दहशत बढ़ा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर श्रीनगर की डल झील पर एयर शो का आयोजन किया गया जिसमें वायुसेना के योद्धाओं ने आसमान में एक के बाद एक करतब दिखाए। इस दौरान नीला आसमान पूरी तरह से बदला बदला नजर आया जब हिंदुस्तानी फौज के जहाजों ने अपनी गर्जना के साथ उड़ान भरी। यह पल कश्मीर के लिए और भी खास रहा क्योंकि घाटी में एयरफोर्स ने 13 साल के बाद एयर शो का आयोजन किया। सुखोई और मिग 21 जैसे कई लड़ाकू विमान अपनी युद्ध की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान आसमान में SU-30 MKI की ताकत का जो नजारा दिखा उससे पाकिस्तान में कपकपी उठ गई। और जब वायुसेना के चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ने अपने करतब दिखाए तो लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे। इस दौरान दर्शक को वायुसेना की पैराग्लाइडिंग भी देखने को मिली जो अपने आप में अजूबा और दिलचस्प था। इस मौके पर ऑर्केस्ट्रा का भी खास इंतजाम था जिसे भारतीय वायुसेना के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने परफॉर्म किया।